स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मूल अधिकार के भाग 2 के बारे में। दोस्तों अगर भाग 1 आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, उससे जस्ट आगे का जो हिस्सा है वो इस भाग में है। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं मूल अधिकार। उससे पहले एक निवेदन है दोस्तों कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। काफ़ी सरल और स्पष्ट तरीके से ये चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और कमेंट सेक्शन में जाके भी आप बता सकते हो कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। चलिए दोस्तों, मूल अधिकार, हमने इसकी पृष्ठभूमि चाहे विश्व स्तर की हो, भारत के संदर्भ में हो, वो भी हमने देखा है। कौन कौन से मूल अधिकार हैं, कौन से अनुच्छेद में, वो सब देखा। और मूल अधिकार का जो पहला अधिकार है समानता का अधिकार, उस पर विस्तार से हमने चर्चा की है। इस पार्ट में हम स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो दूसरा अधिकार है दोस्तों समानता के अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 है, उसके जस्ट अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 देखते हैं क्या है इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में। अनुच्छेद 19 दोस्तों, अनुच्छेद 19 में कुछ स्वतंत्रताएं हैं जो प्रत्येक नागरिक को मिली हुई हैं। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, एक स्वतंत्रता बाद में डिलीट कर दी गई। यहाँ इस अध्याय से हटाकर उसको मात्र एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी वो, तो मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं। तो वो कौन कौन सी हैं हम डिटेल से आपको बताऊंगा। और एक ट्रिक से आपको दोस्तों 6 जब कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको याद भी करवा दूंगा। हो सकता है कि मेरा तरीका आपको यूँ नया लगे या अनूठा लगे, बट आपको ये 6 मूल स्वतंत्रताएं क्रमबद्ध आपको याद होगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 19(1)(a), इसको क भी बोल सकते हैं दोस्तों। 19(1)(क), एग्जाम में कई बार ऐसा भी आता है। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों, विचार देखिए, सिर्फ बोलना नहीं, अगर आप कुछ सोचते हो, समझते हो, तो विचार करने में बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके मंथन या दिमाग में जो चल रहा है वो सब विचार आप कर रहे हो, तो उसकी स्वतंत्रता है। और उस जो आपके विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। कई जगह लोग ये मान लेते हैं कि अभिव्यक्ति का मतलब मात्र बोलना होता है, जबकि देखिए अगर आप अखबार में अगर आप कार्टून छापते हो तो आपने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर आता है। आप पुस्तक का लेखन करते हो, अपने विचारों को लिख रहे हो, तो भी वो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये पूछा जा सकता है कंपटीशन के कई एग्जाम के, मान लीजिए आप एक जो है पुस्तक का लेखन का कार्य कर रहे हो, बताइए संविधान आपको कौन से अनुच्छेद के तहत ये आपको अधिकार मिला हुआ है। तो यह अनुच्छेद 19(1)(क) या 19(1)(a) के तहत ये स्वतंत्रता जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसमें निहित है। तो देखिए और कौन कौन सी वैसे बहुत सारी स्वतंत्रता जो इसमें निहित है, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता, जैसे ये आप देख लीजिएगा टेलीविज़न के जो भी चैनल्स हैं वो हैं, अखबार हैं, और सोशल मीडिया पे जितने भी जो हैं संसाधन वो सब प्रेस की स्वतंत्रता के अधीन आते हैं। जैसे कि ये भी आ सकता है कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, इन चीज़ों पे आप अपने कंटेंट को रखते हो, तो ये कौन सी स्वतंत्रता का उपभोग है, तो ये अभिव्यक्ति है और ये प्रेस की स्वतंत्रता के अधीन आता है। फिर सूचना का अधिकार, सूचना कौन सी, सार्वजनिक सूचना प्राप्त करने का आपका अधिकार है, सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। भारत में दोस्तों सूचना का अधिकार लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 संवैधानिक तरीके से ये लागू हुआ। उससे पहले जो पहला राज्य जिसने सूचना का अधिकार लागू किया वो था राजस्थान, सन 2000 में। फिर देखिए विज्ञापन की भी स्वतंत्रता है। आप टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर में, सब जगह विज्ञापन देखने को मिलता है, तो ये इसकी भी स्वतंत्रता है। फिर देखिए विरोध और प्रदर्शन का अधिकार, ये भी स्वतंत्रता है कि आप अपनी विरोध जता सकते हो। ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो है असहमति। यानी आप अगर किसी चीज़ से सहमत नहीं हो तो आप उसका विरोध जता सकते हो कि नहीं, मेरी राय में ये चीज़ सही नहीं है। हो सकता है कि वो चीज़ सही हो, लेकिन आपको अपनी राय रखने का मौका मिलता है।
तो वो भी आपकी स्वतंत्रता। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने का मतलब ये है कि बहुत विस्तृत है दोस्तों, बहुत डिटेल में जितना जाओगे आपको इसके नए नए पहलू आपके सामने आते जाएंगे। तो इसमें विरोध और प्रदर्शन का अधिकार भी है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, कई एग्जाम पूछा जाता है कि हड़ताल का अधिकार कौन से, या हड़ताल की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, या ऐसे दे देते हैं कि अनुच्छेद 19(1) में कौन सी स्वतंत्रताएं इसमें अंतर्निहित नहीं हैं, है ना। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का है, विज्ञापन, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी अंतर्निहित है और कौन सी नहीं है। तो ध्यान रखना, हड़ताल का जो अधिकार है वो इसमें नहीं काउंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि विरोध और प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ विरोध का तात्पर्य है कि आप अपनी असहमति या विरोध दर्ज करा रहे हो, जबकि हड़ताल का मतलब ये होता है कि किसी मशीनरी को आप पूरा ठप करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी इजाज़त जो है वो संविधान नहीं देता है। तो चलिए दोस्तों, ये है अनुच्छेद 19(1)(a) में। देखिए, इसको साथ साथ में याद करवाता जाऊँगा। तो 19(1) में क्या है, आपको कहीं आप सार्वजनिक मंच पे जाके आप बोल सकते हो, अपने विचार जो भी हैं, आपके मन में जो भी चल रहा है, आप उसे अभिव्यक्त कर सकते हो लोगों के सामने। ये अधिकार, ये स्वतंत्रता जो है वो संविधान देता है अनुच्छेद 19(1)(a) में। अनुच्छेद 19(2) में क्या है, अनुच्छेद 19(2) में जो है वो जो 1(a) में जो स्वतंत्रता हमें दी गई है उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध की व्यवस्था करता है। यानी ये जो हमें स्वतंत्रता मिली है अनुच्छेद 19(1)(a) में, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है ना, ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई रोक नहीं लग सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा या जैसे आप सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हो या सार्वजनिक व्यवस्था को खराब कर रहे हो, तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। लोक व्यवस्था को कायम करने के लिए इस पर रोक लगाई जा सकती है, यानी इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये जो स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 2 में जो है 19 का जो खंड 2 है, इसके तहत 19(1)(1) में जो स्वतंत्रताएं दी गई है उस पर प्रतिबंध की व्यवस्था इसमें की गई है। चलिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 19(1)(b) क्या कहता है, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। यानी आप शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हो, आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं, सभा या सम्मेलन कर सकते हो आप। ये अधिकार अनुच्छेद 19(1) याद रखना आपको, 19(1) में ही सब हैं, फिर A B C D इस तरह से आपको चलना है, या क ख ग घ से आपको चलना है। तो 19(1)(a) में क्या था, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(b), ए के बाद सीधा बी में है ना, तो 2 में क्या था, वो तो प्रतिबंध है, प्रतिबंध को आप साइड में रख लीजिएगा, आप केवल स्वतंत्रताएं याद रखिए फिलहाल। 19(1)(a) में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(b) में शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। यानी ये अनुच्छेद ये कहता है कि आप बिना हथियारों के लोग इकट्ठा हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, ये अधिकार हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है, संविधान इसकी इजाज़त देता है। और संविधान में कहाँ लिखा हुआ है ये, तो अनुच्छेद 19(1)(b) में ये लिखा हुआ है। फिर 19(3) में क्या है, इस पर भी युक्ति युक्त प्रतिबंध है। आप 19(3) और इसको भूल जाइए, केवल इतना याद रखिए कि कोई भी स्वतंत्रता ऐसी नहीं है जो निरपेक्ष है या उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सब पर प्रतिबंध है ना, युक्ति युक्त। यानी शांतिपूर्ण सम्मेलन अगर आप कर रहे हो, सरकार को या प्रशासन को ये लगता है कि इससे जो हैं वो कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, तो आपके उस सम्मेलन पर रोक लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले अभी 2 स्वतंत्रताएं हमने पढ़ी हैं, दोनों सीक्वेंस से याद रखिए। सबसे पहले आपको क्या करना दोस्तों, याद रखने के तौर पे आप अपनी स्वतंत्रताओं को उपभोग कर रहे हो, तो कैसे करोगे, देखिए सीक्वेंस से। आप चौराहे पे गए और एक लाउड स्पीकर लेके आपने बोलना स्टार्ट किया, चौराहे पे जाके आपने लाउड स्पीकर लगा लिया, एक स्पीकर लगा लिया आप, और आपने उसमें अपने विचार रखने स्टार्ट किए। तो आपने सबसे पहले क्या किया, विचारों की अभिव्यक्ति की, यानी पहली स्वतंत्रता का आपने उपभोग किया, विचारों की अभिव्यक्ति। फिर आपने बोला तो आसपास के सारे लोग सुन रहे हैं, वो सारे लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ पहुँच गए हैं कि भैया आप क्या बोल रहे हो, तो सुन रहे हैं। तो देखिए, नंबर फर्स्ट स्टेप आपने बोला है ना, आपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सारे लोग जो आसपास थे वो सुन रहे थे, वो सब इकट्ठे हो गए, एक भीड़ से इकट्ठी हो गई, यानी देखिए सभा या सम्मेलन का रूप ले लिया। तो नंबर 1 विचारों की अभिव्यक्ति, नंबर 2 स्टेप में क्या आया, सभा या सम्मेलन, है ना। फिर देखिए अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 19(1) में ही है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको इतना नहीं रखना, 19(1) दिमाग में रखिए, फिर ABCD ध्यान में रखिएगा बस, और इसका सीक्वेंस पकड़ लीजिएगा। सबसे पहले है ना, आप जाके बोले
ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2 में क्या हुआ, लोग आसपास के जो सुन रहे थे वहाँ पे पहुँच गए। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है, संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता। देखिए आपने चौराहे पे जाके बोला, ये अपने पहली विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग किया, फिर लोग इकट्ठे हो गए, सभा या सम्मेलन हो गई। अब जो जो बातें आपने बोली, जो भीड़ इकट्ठा उनको जज गई कि ये बातें जो बोल रहा है ये बंदा, ये बहुत अच्छी बातें बोल रहा है, बिल्कुल हम इससे सहमत हैं। तो सबने क्या किया, वहाँ पे एक संगठन बनाने का ठान लिया कि भैया हम तो अब हम काम करेंगे, जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, हम फॉलो करेंगे और सब मिलके काम करेंगे। तो वहाँ पे किसका निर्माण होने, वही जो भीड़ थी वो किस में बदल गई, संघ या संगठन में। तो अभी तक हमने 3 स्वतंत्रताएं पढ़ी दोस्तों, सीक्वेंस से वापस याद कीजिएगा। अनुच्छेद 19(1) तो है ही है, अनुच्छेद 19(1), फिर देखिए ABC है ना। ए में क्या था, विचार और अभिव्यक्ति। बी में क्या हुआ, जब आपने विचार चौराहे पे गए, विचार और अभिव्यक्ति की आपने अपने विचारों की, तो लोग इकट्ठे हुए, यानी सभा या सम्मेलन, सभा बन गई है ना। वहीं सभा में आपके विचार जम गए, लोगों को अच्छे लगे और वहाँ पे एक संगठन बनाने का मसौदा तैयार कर लिया और सहमति हो गई कि चलो हम एक संगठन बनाते हैं। तो अनुच्छेद 19(1) में देखिए दोस्तों, ये मैं समझाने का तरीका है, इससे आपको परमानेंट याद हो जाएगा, सीक्वेंस आपको बिगड़ेगा नहीं कि ये कौन सी स्वतंत्रता पहले है कौन सी बाद में। आपकी जितनी भी स्वतंत्रताएं बिल्कुल आपकी डिटेल से आपको अच्छे से याद रहेगी। और आप कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट स्टेप, तो आप बोलने की कोशिश कीजिएगा फर्स्ट स्टेप में कौन सी स्वतंत्रताएं थी। तो संघ या समूह या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और इसी स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए राजनीतिक दलों का गठन होता है। सहकारी समिति, या देखिए विद्यार्थी संगठन या किसानों का संगठन, महिलाओं का जो समूह है, स्वयं सहायता समूह है, इस तरह के हजारों संगठन आसपास में भरे पड़े हैं दोस्तों। NGOs हैं, ये सब जो संगठन या ये बनते हैं संघ या समूह, ये स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1)(c). दोस्तों 19(1) को दिमाग में छाप लीजिएगा। इसमें इतना याद रखना है कि कुछ स्वतंत्रताएं हैं, 6 स्वतंत्रताएं हैं 19(1) में। तो अभी तक हमने 3 पढ़ी है दोस्तों, फिर से तीनों को याद करने का तरीका, जितना हम बार बार रिपीट करेंगे दोस्तों, ये आपकी परमानेंट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप 19(1) तो है ही है, फिक्स है। फिर देखिए ए में आइए। ए में आपने क्या क्या, चौराहे पे गए, विचार और अभिव्यक्ति की। बी में लोग उन विचारों को सुनकर लाउड स्पीकर में जब आप बोल रहे थे तो लोग इकट्ठे हो गए, तो क्या हुआ था, ऑटोमेटिक एक सभा या सम्मेलन का रूप हो गया है ना। तो विचारों की अभिव्यक्ति फर्स्ट स्टेप, बी में सभा या सम्मेलन। सी में क्या हो रहा है, आपके विचार जम गए, लोगों को अच्छे लगे, वहाँ पे एक संगठन का निर्माण कर लिया। 3 हो गए। चलिए, तो 19(4) में जो है इस पर प्रतिबंध की व्यवस्था करता है कि सरकार या प्रशासन इस पर उचित, अगर ये कोई व्यवस्था खराब करता है तो इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 19(1)(d), 19(1) को दिमाग में रखना है। अभी तक ABC हमने क्या है, डी में क्या है, देखिए बहुत इजी है ये भी। अगला स्टेप, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद ये कहता है कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी बिना किसी रोक टोक, बिना किसी बाधा के आप घूम सकते हो, भ्रमण कर सकते हो। तो ये आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, बहुत इजी है। कैसे, हमने 3 स्टेप किए, याद कीजिएगा। पहला क्या है, ए में 19(1) तो है ये, 19(1)(a) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में सभा या सम्मेलन, जब आप बोले थे तो लोग इकट्ठे हो गए, तो क्या बन गया था वहाँ पे, सभा और सम्मेलन का रूप ले लिया। फिर सभा और सम्मेलन में वो जो आप बातें आपने बोली वो जम गई, लोगों को अच्छी लगी, तो क्या बन गया, संगठन बन गया। अब मान लीजिएगा संगठन बने के बाद चौथा स्टेप आता है, क्या आया कि वो संगठन क्या करता है कि चलिए हम भारत में घूम के आते हैं। आप गए, पहले स्टेप में आपने वहाँ जाके बोला, दूसरे स्टेप में लोग इकट्ठे हो गए, सभा हो गई, फिर वहाँ पे संगठन बना लिया नंबर 3 पे। नंबर 4 पे अब आप लोग जो हैं वो डिसाइड किया कि हम ऑल इंडिया घूम के आते हैं। तो भारत में अबाध भ्रमण, कोई बिना किसी रोक टोक के आप घूम सकते हो, ये स्वतंत्रता है। फिर देखिए, तो 4 हो गए। अनुच्छेद 19(1)(e) निवास की स्वतंत्रता, कि भारत में आप कहीं पर भी जो हैं वो निवास कर सकते हो। इसीलिए तो देखिए, जब यहाँ दिल्ली के लोग मुंबई जाके बस जाते हैं, राजस्थान के लोग कर्नाटक जाके बस जाते हैं, गुजरात के लोग जो हैं वो महाराष्ट्र जाके बस जाते हैं, है ना। कोई उत्तर प्रदेश के लोग बिहार या गुजरात जाके बस सकते हैं। तो ये जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर परमानेंट रहने लग जाते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये संविधान में लिखा हुआ दोस्तों। ये स्वतंत्रता है हमारी, ये मूल है, ये मौलिक है, संविधान में इसको जगह दी गई है। और कोर्ट को ये आदेश दिया गया है कि ये हमारे इन स्वतंत्रताओं और इन अधिकारों का
रक्षा करने का जो दायित्व है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है। तो निवास करने की स्वतंत्रता, अभी तक हमने दोस्तों 5 स्टेप पढ़े हैं। चलिए 19 तो है ही है, फिर ABCDE याद करना है ना। ए में क्या है, विचार और अभिव्यक्त किया आपने जाके चौराहे पे। बी में क्या हुआ, भीड़ इकट्ठी हो गई तो सभा या सम्मेलन हो गया। सी में आपके विचार जम गए और वहाँ पे किसका निर्माण किया था, संगठन का। तो नंबर 1 पे विचार अभिव्यक्ति, बी में सभा या सम्मेलन, बोलने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों आप मेरे साथ। सी में संगठन बन गया। डी में फिर ऑल इंडिया आप घूमने निकल गए कि चलो भ्रमण करके आते हैं। अब देखिए जब हम कहीं घूमने जाते हैं, मान लीजिएगा आप कभी घूमने गए, तो हमें कई बार ये दिमाग में ख्याल आता है कि यार कितनी खूबसूरत जगह है, कितना अच्छा है यहाँ का माहौल, क्यों नहीं हम यहीं रह जाएं। हमें कोई यहाँ चलो खाट लगा दे तो मैं तो कहीं नहीं जाऊँ, यहीं सो जाऊँ बस, ऐसा मन करता है ना, या यहाँ मकान बना लूँ फिर कहीं नहीं जाऊँ। तो घूमते घूमते आपको कोई जगह पसंद आती है और आपका जो मन करता है वो निवास करने की स्वतंत्रता है। तो संविधान में निवास की स्वतंत्रता भी है। तो ये 5 स्टेप हमने किए हैं। नंबर 1 आप विचारों की अभिव्यक्ति करते हो, बी में सभा या सम्मेलन हो जाता है, सी में संगठन बन जाता है, फिर वो संगठन क्या करता है, भारत में घूम के आता है नंबर 4 पे। नंबर 5 निवास की स्वतंत्रता। अब देखते हैं अनुच्छेद 19(5), ये डी और ई में जो स्वतंत्रता है उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध की व्यवस्था करता है। इस पर भी जो है वो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस पर सोचने की बात है कि इस पर क्या प्रतिबंध लग सकते हैं, क्या ऐसा खतरा उत्पन्न होता है। मान लीजिएगा कि कहीं आदिवासी एरिया है, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, या कोई लोक व्यवस्था बिगड़ रही है, तो सरकार या प्रशासन इस पर भी जो है प्रतिबंध लगा सकती है। फिर देखिए दोस्तों, ये जो मैंने बॉक्स में लिया है ये इसलिए लिया है कि ये मूल संविधान में तो स्वतंत्रता थी, पर अभी जो है वो डिलीट कर दी गई यहाँ से। यानी अनुच्छेद 19(1)(f) जो है वो पहले था, अभी नहीं है। तो क्या था ये बता रहा हूँ मैं आपको। अनुच्छेद 19(1)(f) में जो 7 मूल स्वतंत्रताएं थी, वो 6 तो अभी मैं बता देता, फिर वो दिमाग में ये रहता कि 7वीं कौन सी थी सर। तो कौन सी थी ये भी देखेंगे और कहाँ थी ये भी देखेंगे और कब हटाया गया। ये थी संपत्ति की स्वतंत्रता, और इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस श्रेणी से हटा दिया गया। किससे, जो मूल स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19(1) में ए से लेके ABCD इसमें जो सीक्वेंस में थी वो हटा दी गई है। तो इसको भी याद कर लेते हैं। चलो उसी सीक्वेंस में, उसी स्टोरी में इसको भी बिठाते हैं। फिर से दोस्तों अब स्टेप में बोलूँगा और आपको कोशिश करने की वो बोलना है, ताकि आपको मूल स्वतंत्रताएं जो हैं वो इजीली याद हो जाएं। 19(1) ये तो अनुच्छेद हो गया, ये तो आपको सबको याद है। अब आ जाइए ABCD ऐसे करके बोलेंगे। ए में विचार और अभिव्यक्ति की आपने जाके चौराहे पे। बी में क्या हुआ, लोगों ने सुना और वहाँ पे सभा हो गई, सम्मेलन हो गया, लोग आए इकट्ठे हुए तो सभा या सम्मेलन का रूप ले लिया। सी में वहीं लोगों के जो विचार मिले और एक संगठन का निर्माण कर लिया सी में। तो ए में विचार अभिव्यक्ति, बी में सभा या सम्मेलन, सी में संगठन। फिर डी में उस संगठन ने क्या क्या, क्या हम ऑल इंडिया घूम के आते हैं, डी में ना। घूमते घूमते क्या एक जगह पसंद आ गई और सबका मन किया कि हम यहीं रह जाए, 5 में निवास करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों आप 1 महीने 2 महीने 4 महीने या साल 2 साल रहें, उसके बाद पैसा था वो ख़त्म हो गया, अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। आखिर तो पर्स देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना जो है वो पैसा बचा है, क्योंकि रहने के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए पैसा सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो इसीलिए संपत्ति की स्वतंत्रता। तो निवास करने के बाद हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस चीज़ की पड़ेगी, संपत्ति की। तो ये भी एफ में, और इसको यूँ भी याद रख सकते हैं, फाइनेंस है ना, वित्त, संपत्ति या वित्त की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(f) में। ये ऐसे कई कंपटीशन में आते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 19(c) में क्या है, ये मिलान कीजिएगा, इस तरह के अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो हालांकि कई लोग यूँ मानते हैं कि टफ़ काम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा। और दोस्तों कमेंट में जाके भी ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका कहीं ज़्यादा बोरियत तो नहीं लेके आया। हाँ, हो सकता है थोड़ा लंबा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये है दोस्तों कि आपको ईजिली ये याद हो जाए, दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको। तो 19(f) में फाइनेंस करके भी आप याद रख सकते हो। फिर देखिएगा दोस्तों, जो आखिरी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 की, अनुच्छेद 19(1)(g), इसमें क्या है देखिएगा, वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। यानी इसको अगर सीधा सीधा कहें तो रोजगार की स्वतंत्रता बोल सकते हैं, कि काम करने की स्वतंत्रता। तो देखिए अब वापस से जो है 7 स्टेप देख लेते हैं। भले ही संपत्ति की स्वतंत्रता हटा दी गई दोस्तों, लेकिन आपको याद रख लेनी है, कोई दिक्कत नहीं करेगी। तो 7 स्टेप हम वापस देखते हैं। ए में विचार और अभिव्यक्ति, बी में क्या हुआ, वहाँ पे सभा या सम्मेलन हुई, विचार अभिव्यक्त किए, फिर सभा या सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि हमें एक संगठन का रूप देना है।
डी में फिर कहा कि हम घूम के आ जाते हैं, भ्रमण करके आ जाते हैं। भ्रमण करते करते ई में जच जाता है कि हम कहीं यहीं परमानेंट रहने लग जाते हैं या यहीं रहना है हमें, है ना। ई में एफ, रहते रहते हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी यानी संपत्ति की जरूरत पड़ेगी, तो एफ में संपत्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और उसके बाद एफ के बाद में देखिएगा जी, यानी संपत्ति को पाने के लिए या पैसा पाने के लिए आप क्या करोगे, फिर रोजगार चाहिए, तो रोजगार की भी स्वतंत्रता है। तो ये 7 स्टेप है दोस्तों, विचार अभिव्यक्ति, फिर सभा या सम्मेलन, संगठन, नंबर 4 भ्रमण, नंबर 5 निवास, नंबर 6 संपत्ति, नंबर 7 रोजगार, काम या उपजीविका, ये सब बोल सकते हो आप, इसकी स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों, मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान कर रहा था और वर्तमान में 6 स्वतंत्रताओं का प्रावधान इसमें किया गया है। और इन सब पर किसी न किसी रूप में प्रतिबंध की भी व्यवस्था है, लेकिन ये युक्ति युक्त है। युक्ति युक्त का तात्पर्य है दोस्तों कि उचित प्रतिबंध। युक्ति युक्त का मतलब है उचित, कि ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उचित हो तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, यही थोड़ा एक डिटेल से था, काफ़ी लंबा भी हुआ है, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। समझ में आना हमारा जो ध्येय है कि कोई भी चीज़, कोई भी चैप्टर हमारे बहुत अच्छे से समझ में आए, ये होता है। नहीं तो आप भले सिर्फ 2 मिनट की वीडियो देखो और बोले कि समझ में आ गया, तो भी कोई मतलब नहीं है, और 4 घंटे लेके बैठो तो भी समझ में नहीं आए, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो चीज़ें सारगर्भित होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, और हमारे जो है वास्तविक काम की चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ समझ में आया, तब तो भले 2 मिनट ज़्यादा भी लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। चलिए, अनुच्छेद 20 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22, उसमें 19 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं 20 में क्या है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 जो है दोस्तों, ये कहता है, तो इसमें देखिए कि कोई भी व्यक्ति पर दोष लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, तब भी उसको, या दोषी है वो, मान लेते हैं कि वो अपराधी हैं, तब भी उसको कुछ अधिकार मिलते हैं। वो अधिकार तो उसको मिलने ही चाहिए, और ये संविधान में उल्लेख है, और वो पक्का मिलेंगे। कोर्ट भी उनकी रक्षा करेगा। तो कौन कौन सी है देखते हैं, इसका क्या मायने हैं, इसमें कौन सी बातें अंतर्निहित है। कि किसी भी व्यक्ति को, देखिए ये जो है व्यक्ति की बात कर रहा है, जब केवल नागरिक की बात कर रहा है तो मतलब केवल भारत के नागरिक के लिए वो अधिकार है। जब व्यक्ति लिखा हुआ इसका मतलब भारत के लिए, नागरिकों के लिए तो है ही है, अगर कोई विदेशी है तो उसके लिए भी ये है ना। तो किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। मान लो कि किसी आदमी को आप ऐसे आरोपी नहीं बना सकते हो कि उसने तो कोई कानून है ही नहीं, जैसे आज उसने अपराध किया, कल कोई कानून बन गया, या परसों बाद में बना कि ये तो कानून बन गया और इस आदमी ने ऐसा काम किया। तो जब उसने वो काम किया, उसने कोई कानून का उल्लंघन किया, अगर किया है उस टाइम पे कोई कानून को, तो ही उसे दंडित किया जा सकता है, वरना आप उसे भूतलक्षी प्रभाव से, कोई विधि का भूतलक्षी प्रभाव से आप उसे दंडित नहीं कर सकते हो। भूतलक्षी का तात्पर्य है दोस्तों कि आज कोई विधि बनी, आज कानून बना, और कहें कि 10 दिन पहले ये अपराध ऐसा हुआ था, तो उसको भी इसके तहत सजा दो, तो आप उसे नहीं दे सकते हो। कानून आज बनाए तो आज अभी जब लागू हुआ है, इसके बाद जो कोई क्राइम करेगा उसको इस कानून के तहत सजा मिलेगी। पहले किए हुए कानून अपराधों के लिए इसका कोई भी जो है वो लागू नहीं होगा सेक्शन। तो फिर ये भी एक बात है, विधि का भूतलक्षी प्रभाव की मनाही कही गई है, जो मैंने अभी आपको बताया है। फिर देखिए ये भी कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही दंड, यानी एक बार ही दंड मिलेगा। मान लो किसी आदमी ने कहीं पे चोरी की है या किसी का मर्डर भी कर दिया है, तो मान लो उसको कोर्ट ने सज़ा सुनाई कि 10 साल, तो मान लो 10 साल जेल में रह के आ गए, बाद में बाहर आया, फिर उस पर आप FIR दर्ज करवा के आप सुप्रीम कोर्ट चले गए कि नहीं इसको तो फिर से सज़ा दो, तो अब नहीं हो सकता। एक बार जो सज़ा मिली उसने पूरी कर ली है, चाहे वो कम है ज़्यादा, न्यायपालिका ने तय की थी, तो उसमें अब उसकी एक बार सज़ा हो गई, तो अब उसे दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता दोस्तों। एक अपराध के लिए एक ही बार दंड। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई कर्मचारी है, सरकारी या विभागीय कर्मचारी है, तो विभागीय कार्रवाई हो सकता है। मान लो कोई पुलिस वाले हैं या कोई और सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, तो उनके हाथ से कुछ क्राइम हो जाता है, तो कोर्ट तो सज़ा देता ही है, उसका विभाग भी कार्रवाई कर सकता है। वहाँ पे हम दावा नहीं कर सकते कि एक अपराध के लिए 2 सज़ा क्यों, वो विभागीय कार्रवाई हो सकती है। लेकिन न्यायपालिका एक अपराध के लिए एक ही बार दंड का प्रावधान करती है। और अंतिम इसमें जो अंतर्निहित बातें, कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को ये बाध्य नहीं करोगे कि आप खुद जो हैं अपने खिलाफ गवाही दो। हाँ, आप मन से स्वीकार करते हो कि मैंने ये अपराध किया है, क्योंकि नहीं तो आपको ये बात थोड़ी विरोधाभास लगेगी कि सर हमने तो बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, कोर्ट में जो है मुजरिम खुद खड़ा होके हैं
अपराध स्वीकार करता है, तो स्वीकारोक्ति अलग है, स्वीकार करता है वो अलग बात है, लेकिन आप बाध्य नहीं कर सकते हो कि नहीं तुम ये स्वीकार करो कि तुमने नहीं किया है। आपने देखा होगा कई लोग बाइज्जत बरी होकर आ जाते हैं, जबकि क्राइम करने वाले को तो पता है कि मैंने किया या नहीं किया, अगर किया है तो भी उसे पता, लेकिन वो खुद के खिलाफ खुद गवाही नहीं देता है, उससे बाध्य नहीं कर सकते हम। ये जो हैं वो संविधान में उल्लेखित हैं। तो अनुच्छेद 20 जो है किसी अपराधी होने के बावजूद भी उसके कुछ अधिकारों का या उसके ऊपर जो दोष लगाए गए हैं उसकी रक्षा करने में उसको सहयोग करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम दूसरे शब्दों में जीवन का अधिकार भी बोल सकते हैं, जीवन का अधिकार। इसमें देखिए जीवन के अधिकार में क्या है दोस्तों, एक शब्दावली अनुच्छेद 21 में है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को, यहाँ पे भी व्यक्ति है ना दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए ये जो शब्दावली है वो जापान के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बात क्या है हम समझ लेते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और जीवन के अधिकार क्या है। जीवन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को ये कहता है कि जीवन का अधिकार यानी सम्मानपूर्ण जीवन आप जी सकते हो, ये संविधान कह रहा है। फिर ये बात कह रहा है कि अगर कोई क्राइम कर ले, अगर किसी का जीवन से वंचित करना है तो संविधान कह रहा है कि उसके जीवन से वंचित एक ही तरीके से कर सकते हो। कौन से तरीके से? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, कि कानून बनाया जाएगा, उस कानून को आप फॉलो करते हुए उसके जीवन से वंचित कर सकते हो। कैसे? मान लो कोई क्राइम हुआ है, क्राइम हुआ है तो क्या होगा, देखिए एफआईआर होगी, फिर उसकी जांच होगी, न्यायालय में पेश किया जाएगा, फिर न्यायाधीश उसका निर्णय करेगा। अगर वो ऊपरी अदालत में जाता है या लास्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, उसको फांसी की सज़ा सुनी तो वो राष्ट्रपति से क्षमा याचना भी कर सकता है। ये सारे प्रोसेस हो गया, उसके बाद जो है उसको फांसी पे लटका के उसके जीवन से वंचित किया जाएगा। तो एक क्या हुआ, एक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उसके जीवन से उसको वंचित किया गया, उसका जीवन उससे छीना गया है। तो जीवन का अधिकार ये कहता है कि जीवन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है और केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति के जीवन को छीना जाएगा या उससे वंचित किया जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार एनकाउंटर होते हैं दोस्तों और उसका विरोध होता है, और एनकाउंटर अगर फर्जी हो या फिर गलत है, वैसे कई तरीके से गलत ही ठहराया जाता है। एनकाउंटर का मतलब ये होता है कि पुलिस वालों ने आत्मरक्षा में या ऐसे हालात हो जाते हैं कि अपराधी को पकड़ नहीं सकते, वो उल्टा पुलिस वालों के ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए हमने गोलियां चलाई और उसमें वो मुठभेड़ में मारा जाता है। तो इसीलिए एनकाउंटर का विरोध होता है, क्योंकि सरासर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है कि उस व्यक्ति को भले कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, कितना ही बड़ा अपराधी हो, लेकिन संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है। संविधान कहता है कि विधि द्वारा जो एक स्थापित प्रक्रिया है, आप उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप उसके जीवन से उसको वंचित करोगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 21 में और क्या है। निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है दोस्तों। यानी जीवन का अधिकार ऐसा नहीं है कि जानवरों वाला जीवन जियो, आपको सम्मानपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो इसमें आपका निजता का भी अधिकार है, यानी आप बैठे हो और कोई आपकी फ़ोटोज़ ले रहा है या फिर आपके बारे में कुछ भी लिखा जा रहा है, तो आप मानहानि का जो है आरोप लगा सकते हो, दावा कर सकते हो। राइट टू प्राइवेसी है, जैसे कि आप सोचिएगा एक बार आप बस में जा रहे हो और आपके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन है, आप अपने मोबाइल फ़ोन को चला रहे हो, लेकिन पास में बैठा हुआ आदमी आपके फ़ोन में ताक झांक कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अजीब लगेगा। तो आपको लगेगा ये क्या चीज़ है। तो ये भी जो है वो जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है, निजता का अधिकार है ना, राइट टू प्राइवेसी। इसमें विदेश भ्रमण का भी अधिकार है। देखिए अनुच्छेद 19 में हमने देखा कि देश में निर्बाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। तो फिर हमने सिर्फ देश की बात की, दुनिया में अगर कहीं जाना हो, अमेरिका जाना हो, ब्रिटेन जाना हो, तो कौन सा अनुच्छेद ये बात कह रहा है? तो अनुच्छेद 21 में कि जीवन तो है लेकिन अच्छा जीवन, मान लो आप गए और ये आपको जाने नहीं दे रहे, तो क्या आप अच्छा जीवन जी रहे हो कि जो आपके सपने वो आप पूरे नहीं कर पा रहे हो? तो इसीलिए ये अंतर्निहित माने गए हैं विदेश भ्रमण। ये मेनका गांधीवाद में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था विदेश भ्रमण वाला। इसमें आप अच्छे स्वास्थ्य का भी अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण। कई बार आपने देखा होगा दिल्ली में जैसे प्रदूषण ज़्यादा, लोग कोर्ट में रिट लगा देते हैं। तो किस लिए लगाते हैं? कि हमारे जो जीवन का अधिकार है उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही है इस प्रदूषण की वजह से। इसलिए वहाँ जो कोर्ट हैं फिर वो गवर्नमेंट को ऑर्डर करता है कि आप ये प्लान कीजिए या आपने क्या किया है पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ये सब जो चीज़ें हैं वो अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है दोस्तों।
दोस्तों मैं इसलिए एक वार्तालाप के रूप में, ऐसा है कि ये कोई क्लास में नहीं मानता है, इसको जस्ट हम चर्चा मान रहे कि किसी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो जब मैं मेरी बात रख रहा हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत आसान तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ क्या है। जब आप रटोगे तो रटी हुई चीज़ें 2-4 दिन 10 दिन रहेगी, फिर आप भूल जाओगे या कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन अगर आपने चर्चा को अच्छे से सुना तो आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत ईजी चीज़ें हैं और बहुत आसान तरीके से कोई भी समझ सकता है। फिर देखिएगा अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं वो दोस्तों, उनको आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल में भी यानी इसके अलावा जो हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा जो हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं। और जैसे ही आपातकाल लगता है अनुच्छेद 19 तो सबसे पहले निलंबित होता है। अनुच्छेद 358 ये कहता है कि जैसे ही आपातकाल आएगा अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं। और बाकी जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 359 के तहत बाकी अनुच्छेद भी राष्ट्रपति जो हैं वो निलंबित कर सकता है। लेकिन बाकी में ये अनुच्छेद 359 में ये लिखा हुआ है कि 20 और 21 को छोड़कर बाकी अनुच्छेद, तो इसका मतलब अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। और ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 359 में लिखा हुआ है। फिर देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21 का शिक्षा पाने का अधिकार या शिक्षा का अधिकार, दोस्तों मूल रूप से ये मूल संविधान में नहीं था। अनुच्छेद 45 में इसका उल्लेख जरूर है, नीति निर्देशक तत्व में था कि राज्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 45 ये कहता था। नीति निर्देशक तत्व क्या है मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, इसका एक अलग वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्दी दोस्तों। तो ये बाद में कोर्ट में गया था केस, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद करके हैं। ये 1992 का 2 जजों की पीठ में, सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजों की पीठ थी वो इस केस को सुन रही थी और इन्होंने निर्णय दिया 1992 में। क्या निर्णय दिया दोस्तों? कि शिक्षा पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की जो पीठ थी उसमें ये निर्णय दिया गया कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। तो यहाँ बात खत्म हो गई अधिकार के रूप में, और सरकार को निर्देश दिया कि आप अतिशीघ्र इसकी व्यवस्था कीजिएगा। अब जैसे ये निर्णय आया, कई प्राइवेट जो कॉलेज हैं, जो जैसे बीएड, ये MBBS करवाने वाले हैं ना, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, व्यावसायिक कोर्स वाले भी सकते में अगर वो टेंशन में आ गए कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार है तो आप उसकी फ़ीस नहीं ले सकते हो, आप रोक नहीं सकते हो, शिक्षा से आप वंचित नहीं कर सकते हो। तो तुरंत इस निर्णय के विरुद्ध वापस रिव्यू पिटीशन लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में ही। चूंकि 2 जजों की पीठ ने सुना था उस केस को, तो अब वापस 5 जजों की बेंच बिठाई गई। और ये केस कहलाता है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद के नाम से ये केस है। तो 3-2 के बहुमत से, यानी 3 जजों के बहुमत और 2 विरोध मत देते हुए ये कहा कि ये शिक्षा का अधिकार तो रहेगा, लेकिन ये व्यावसायिक शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, उससे ऊपर की क्लासों के लिए नहीं है। यानी अब जो हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनके जो संचालक या जो उनके मालिक हैं, उनको राहत की सांस आई कि हाँ ठीक है, वरना उन्हें बंद करना पड़ता है। दोस्तों मान लीजिएगा कब तक सेवाएं देते वो निजी जो कॉलेज हैं, वो कैसे काम चलाते हैं। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। इसीलिए फिर ये उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये जो शिक्षा का अधिकार है ये केवल अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है, और ये केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। हो सकता है कि आने वाले समय में दोस्तों ये जो उम्र का दायरा है इसको बढ़ाया जा सकता है, पर उस केस में इतना ही था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने 21 के बाद, क्योंकि देखिए जीवन का अधिकार है लेकिन एक अच्छे जीवन के लिए शिक्षा भी जरूरी है, तो बिल्कुल वो भी उसमें अंतर्निहित था। इसलिए 21 के बाद तुरंत 21 का जोड़कर इसको जोड़ा गया है। 21 का में शिक्षा का अधिकार है। तो ये कौन सा शिक्षा का अधिकार है? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो उसमें डाला गया। अब डाला गया तो फिर सरकार ने क्या व्यवस्था की? ऐसा अधिकार, उसका पूरा फॉर्मेट तैयार करना था। तो ये कार्य किया है। शिक्षा का अधिकार का विधेयक अगस्त 2009 में वापस संसद द्वारा पारित किया गया और पूरे भारत में लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 से,
और राजस्थान में इसको लागू किया गया है 1 अप्रैल 2011 से। तो शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ भारत की पूछे तो 1 अप्रैल 2010, राजस्थान का पूछे तो 1 अप्रैल 2011 दोस्तों। फिर देखिए अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखिए अनुच्छेद 22 ये कहता है कि आपको गिरफ्तारी से बचने का तरीका बता रहा है, या अगर आपको गिरफ्तारी की जाती है लीगल तरीके से तब भी आपको कारण बताना जरूरी है। एक तो गिरफ्तार करने का कारण बताना जरूरी है, और आपके मनपसंद वकील से आपको सलाह करने की स्वतंत्रता भी है कि आपने भले ही क्राइम किया हो तो आपको कारण बताया जाएगा, और दूसरा आपको अपने पसंद का वकील से चर्चा, यानी आप कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए अपने पसंद का वकील रख सकते हो, और 24 घंटे के भीतर जो है वो निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना भी जरूरी है। इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। अनुच्छेद 32 में हम इसको और चर्चा करेंगे। तो 24 घंटे के भीतर निकटतम सबसे जो नज़दीकी मजिस्ट्रेट हैं वहाँ आपको पेश किया जाएगा। ये अनुच्छेद 22 में मान लो आपकी गिरफ्तारी होती है तो उसके संबंध में भी संविधान जो है वो कुछ बातें उल्लेखित करता है कि कारण बताना है, आप अपना वकील कर सकते हो, और 24 घंटे में आपको कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, और कोर्ट को लगेगा कि भैया हाँ ठीक है आपने क्राइम किया तो आपको जेल में भेजा जाएगा, वरना आपको फ्री करवा दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 22 में ही दोस्तों एक निवारक निरोध का भी उल्लेख है। निवारक निरोध क्या है पहले देख लीजिएगा। देखिए क्राइम करने के बाद अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो वो तो है अपराध किया आपने, लेकिन निवारक निरोध अपराध करने की सज़ा नहीं है। निवारक निरोध में ये माना जाता है कि आप कुछ न कुछ अपराध करने वाले हो, या आपके कुछ कार्यों से अपराध को अंजाम दिया जाएगा, तो उस अपराध को रोकने के लिए आपको सज़ा के तौर पर नहीं, बल्कि उद्देश्य ये है कि वो अपराध हो ही नहीं, इसलिए आपको कहीं ना कहीं बंदी बना के जेल में, या हो सकता है नज़रबंद आपके घर में कहीं पर भी रखा जा सकता है। इसको कहते हैं निवारक निरोध, और इसकी जो अधिकतम अवधि है दोस्तों वो 3 माह है। निवारक निरोध जो है वो संकट काल और सामान्य काल दोनों में लागू रहता है, और भारत में निवारक निरोध की जो विधि है वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो निवारक निरोध का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको अपराध होने से उसको रोकने के लिए पहले ही आपको अरेस्ट किया जाता है। जैसे इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि धारा 370 जब 2019 में हटाए 5 अगस्त 2019 को, तो वहाँ के जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सबको उनके घरों में नज़रबंद किया गया। तो वो निवारक निरोध के तहत उन्हें अपने ही घरों में कैद किया गया दोस्तों। क्यों किया गया? क्योंकि अगर वो बाहर आते भड़काऊ भाषण देते तो हो सकता है हिंसा भड़क जाती, हो सकते हैं कि हालात इतने बेकाबू हो जाते कि कंट्रोल नहीं आते, तो वो क्राइम होता। उस क्राइम को रोकने के लिए उन्हें नज़रबंद किया गया। तो नज़रबंद भी बोल सकते हैं आपसे। तो कौन कौन से ये निवारक निरोध कानून बने हैं दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं। निवारक निरोध अधिनियम 1950। फिर देखिए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 1971 में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जो बना, इसे मीसा भी कहते हैं दोस्तों, शॉर्ट में आप याद रख लेना। मीसा एक्ट 1971 का, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट। हालांकि बाद में इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1979 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो मीसा एक्ट 1971 का है, इतना से याद रखना। निवारक निरोध है। फिर देखिए विदेशी मुद्रा संरक्षण व सरकारी निरीक्षण अधिनियम, ये तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया, आर्थिक अपराध को रोकने के लिए 1974 में। कोफे पोसा भी बोलते हैं इसको, तस्करी को रोकने के लिए। फिर टाडा बना था 1985 में। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोधक अधिनियम 1985, और इसको 1995 में समाप्त कर दिया गया। 1993 में जो मुंबई में बम कांड हुआ था दोस्तों, जिसमें संजय दत्त का नाम आया था, इसी कानून की वजह से संजय दत्त पर कठिन धाराएं लगी। बाद में इस कानून को समाप्त कर दिया गया 1995 में, लेकिन वो इसी के तहत फंसे थे। फिर देखिए सन 2002 में आता है पोटो से पोटा। पोटो मतलब POTO है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना क्या है, POTO, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, यानी राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया, अध्यादेश जारी किया, फिर वो एक्ट बन जाता है POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। जब संसद पास कर देती तो पोटा बन जाता है। तो पहले पोटो था, बाद में पोटा बनता है। तो आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2001 में आया, फिर मार्च 2002 में संसद के संयुक्त अधिवेशन में संसद के दोनों सदन साथ में बैठकर इसको पास करते हैं, और ये फिर सरकार बदल जाती है। सितंबर 2004 में इसको समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसका बहुत ही दुरुपयोग भी होता है, इसीलिए इसको समाप्त किया गया। और फिर तर्क ये दिया गया कि
पोटा की जगह जो है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 1967 को अधिक प्रभावी बनाकर आतंकवादी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। निवारक निरोध कानूनों की आलोचना भी की है कई लोगों ने। संविधान सभा में भी इसका विरोध उठा था कि पहला लोकतांत्रिक देश है जहां इस तरह के कानून हैं। हम तो एक नए दौर में प्रवेश करें और सरकार संविधान में पहले ही ऐसे प्रावधान करें कि आप अपने नागरिकों को बिना कोई अपराध किए आप नज़रबंद रख सकते हो, ये तो बिल्कुल गलत है। तो कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की है दोस्तों। इसे असफलताओं का शिरोमणि कहा। किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। और दमन और निरंकुशता का पत्र कहा था बख्शी टेकचंद ने। फिर अगला है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 जो हैं इसमें उल्लेख है मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो इसमें देखिए अनुच्छेद 23 में 3 बड़ी बड़ी बातों का जिक्र मिलता है। एक तो बलात्श्रम का मतलब होता है कि इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। किसी आदमी की इच्छा नहीं है, आप जबरदस्ती उससे वो काम करवा रहे हो। भारत प्राचीन काल से ही जो है दास्ता और गुलामी जो हैं दोस्तों यहाँ की रग रग में थी। कई वर्ग जो हैं इस पीड़ा को भोग कर निकले हैं। तो संविधान निर्माण के दौरान संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि ऐसी कुप्रथाएं भविष्य में ना हो, इसको एक दंडनीय अपराध बनाना जरूरी। इसलिए ये बलात्श्रम, इसको हम हागड़ी प्रथा के रूप में भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ हमारे क्षेत्रीय भाषा में इसको अलग अलग प्रथा के रूप में जानते थे। बंधुआ मजदूर, जहाँ मतलब 24 घंटे का आप मजदूर रख लेते हो कि सुबह से लेकर शाम, रात में भी उससे काम करवाते हो, तो ये एक बलात्श्रम माना जाता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध आप कार्य करवाते हो, ये गैर कानूनी है। बेगार, बिना मेहनताने के कार्य करवाना। आपने काम करवाया लेकिन आपने उसको सैलरी नहीं दी, ये बेगार कहलाती है। और मानव व्यापार को भी ये निषेध करता है। यानी स्त्री और बच्चों के जो खरीद फरोख्त होती है, पहले गुलामों को बेचा और ख़रीदा जाता था। और आज भी दोस्तों जैसे महिलाओं का ये होता है, क्रय विक्रय होता है कि इतने रुपए दे के उसको लेके आए, लड़की को लेके और शादी कर ली। तो ये भी क्या है? मानव व्यापार हैं, ये दुर्व्यापार हैं। तो इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और ये एक दंडनीय अपराध है अनुच्छेद 23 के तहत। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों। और इसी के तहत इसको और प्रभावी बनाने के लिए संसद ने समय समय पर कुछ अधिनियम भी बनाए। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976। फिर देखिए आज का आखिरी बिंदु अनुच्छेद 24, बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम मतलब बच्चों के लिए है ये कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। यानी जोखिम भरे कार्यों में बच्चों को नहीं लगा सकते। और यहाँ बच्चों की जो परिभाषा है वो क्या मानी गई है? 14 वर्ष से कम उम्र के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आप उसे जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगा सकते, ये दंडनीय अपराध हैं। इसके लिए भी समय समय पर अधिनियम बने हैं दोस्तों। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 2012 में इसमें संशोधन किया गया और ये कहा गया कि ये पुश्तैनी कार्यों में काम लेना प्रस्तावित है। कि अगर मान लो किसान परिवार हैं और अगर उनके बच्चे हैं 13-14 साल के या 12 साल का और वहाँ हेल्प करवा रहा है, तो अगर कोई पड़ोसी शुभचिंतक बोल सकते हैं वहाँ पे कंप्लेन कर दी कि ये तो बाल श्रम करवा रहा है, तो फिर मामला ये पेचीदा बन जाता है। कोर्ट को भी ये नहीं सूझता है कि हम क्या करें, कि भाई परिवार हैं, उसके माता पिता उसके संरक्षक उसके साथ हैं, ऐसा कोई जोखिम भरे कार्य नहीं। तो ये थोड़ा चेंज किया गया है कि वो जो घरेलू कार्य है, पुश्तैनी कार्य है, वहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता की हेल्प कर सकते हैं। इसी के तहत फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 भी बनाया गया है, जो बच्चों के अधिकारों को लेकर बहुत अवेयर हैं, जागरूक हैं, उनके लिए काम करते हैं। और एक कैलाश सत्यार्थी हैं जिनका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था बचपन बचाओ, बच्चों के लिए, ये बाल श्रम से बचाने के लिए। और उन्होंने एक बुक भी लिखी है मिलियंस फॉर मिलियंस, 10 मिलियंस फॉर 10 मिलियंस, ऐसा कुछ है। तो कैलाश सत्यार्थी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, बच्चों के अधिकारों को लेकर लोगों को जागरूक किया है। तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। बाकी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो अगले वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से आसान तरीके से आपको समझ में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरा वीडियो देखा, इतने ध्यान से सुना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में भी आप बता सकते हो दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।